अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान रियाज। टुडे विल डिस्कस टॉपिक नंबर 14.3 जो कि हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स पहले तो देखेंगे इस कर्व की जरूरत क्यों पड़ी। कहता है ग्राफ बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी और किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर के दरमियान जो ग्राफ बनाया जाता है वो हमें इस चीज को समझने में मदद देता है किस तरह से एक फिजिकल स्टेट दूसरे में कन्वर्ट होती है। इट शोज हाउ टेम्परेचर चेंज और स्टे कांस्टेंट। टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है और किस तरह से कांस्टेंट रहता है एज हीट इज एडिड और रिमूव, जब हम हीट को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। कल हमने काफी सारी चीजें देखी थी जिसमें हमने देखा कि सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में बदलता है, और जो गैस है वो दोबारा से लिक्विड में बदल सकती है। तो ये हमने देखा था। इसमें फर्स्ट वन जो है ये दिया हुआ है ए से लेकर बी तक। इसमें ए से बी तक सॉलिड है, ए से बी तक सॉलिड है। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से हीट अब्जॉर्ब हो रही है। ये देखिए ना, इंटरनल एनर्जी है एक तरफ और दूसरी तरफ टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। बट जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो उस पॉइंट के ऊपर अब ये मतलब जो सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। आइस अगर है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। बट उस वक्त तक इसका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक पूरी का पूरा जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड नहीं बन जाता। फिर जब लिक्विड बन जाएगा, अब जब लिक्विड बन गया आपने लिक्विड को हीट करना शुरू कर दिया। हीट करते गए जैसे हीट करेंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पर जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा मजीद टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा। उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पूरे का पूरा लिक्विड गैस में नहीं बदल जाता, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी, अगर हमने इसकी उल्ट चलना है, लिक्विफिकेशन करनी है, मतलब कि हम गैस से जाना चाहते हैं लिक्विड में, उस दौरान भी उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। और उस वक्त तक कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरे का पूरा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फिर उसके बाद ये अगर आप मजीद उसको हीट करेंगे तो वो फिर किस में बदलना शुरू हो जाएगा, वेपर्स में बदलना शुरू हो जाएगा। ये A टू से F तक है। अब पहला यहाँ दिया हुआ है जो A है स्टार्ट, वो क्या है जी, स्टार्ट ऑफ हीटिंग। आपने हीट करना शुरू किया, सॉलिड स्टेट थी। जब आप बी पॉइंट पे पहुंचे वो मेल्टिंग पॉइंट था, सॉलिड पिघलना शुरू हो गया। और फिर ये सी तक, ये कह रहा है ऑल सॉलिड मेल्ट आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट। जहां जहां सॉलिड मेल्ट होते हैं वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वही फ्रीजिंग पॉइंट है। और उस दौरान कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। और उस वक्त तक उसका टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है जब तक पूरे का पूरा जो लिक्विड है वो गैस में बदल नहीं जाता। ऑल लिक्विड कहते हैं गैस, इसको लिक्विफिकेशन पॉइंट भी बोलते हैं। और फुल गैस और वेपर स्टेट जब आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसकी हीटिंग कर्व की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, ए टू बी सॉलिड हीटिंग करेगा, टेम्परेचर राइज एट हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कॉजिंग देम टू वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर। अब ए टू बी हमने देखा कर्व के अंदर, जब ए टू बी करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हीट हमने किया तो इस दौरान क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज करने की वजह से सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और वो ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर बी टू सी देखा कि वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये मेल्टिंग प्लेटू लिखा है, ये गलत लिखा हुआ, मेल्टिंग पॉइंट आने यहाँ पे टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ऑल हीट ब्रेक्स कोहेसिव फोर्स, सॉलिड्स कन्वर्ट टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉलिड जो है सारा का सारा लिक्विड में बदलेगा और उसके दरमियान जो इंटर पार्टिकुलर कोहेसिव फोर्सेज हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। फिर उसके बाद है सी टू डी, ये कर्व हमने पीछे जो देखा है उसमें सी टू डी ये जाहिर करता है लिक्विड को हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर गेन होने की वजह से लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और वो वेपोरेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। फिर जब बॉइलिंग, अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग प्लेटू लिखा है, ये भी गलत है, बॉइलिंग पॉइंट आना है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट, और जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। और जो आप हीट प्रोवाइड करते हो वो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज जो लिक्विड के अंदर मौजूद होती हैं उसको तोड़ने के काम आती हैं। और उस वक्त तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरे का पूरा लिक्विड गैस में नहीं बदल जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर आ जाता है जी गैस हीटिंग। अब जब आप गैस को हीट करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज गेन, दोबारा से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। सब्सटेंस इज फुली इन गैसियस स्टेट, अब पूरे का पूरा सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है। और पर लेकिन गैस की सिर्फ क्या इंक्रीज होगी, गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब कहते हैं फ्लैट रीजन क्या जाहिर करता है। अब इसमें फ्लैट रीजन जो आपको फ्लैट लाइंस नजर आ रही हैं वो देख लें। फ्लैट लाइन कहाँ से कहाँ है, बी से सी है, डी से ई है, ये फ्लैट लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये फ्लैट लाइन जो है ये आपको जाहिर करती हैं कि इस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट के दौरान और बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर नहीं होता। जो आप हीट प्रोवाइड करते हो वो सिर्फ उसके फेज को चेंज करता है, मतलब
उसकी फिजिकल स्टेट को बदलता है, टेम्परेचर राइज नहीं करता, इस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। कूलिंग कर्व की तरफ चलते हैं, तो कूलिंग कर्व द रिवर्स ऑफ द हीटिंग कर्व। अगर हम उसके रिवर्स चलें, मतलब F से E पे जाना है, D से C पे जाना है और C से B पे जाना है और B से A पे जाना है, मतलब कि आप गैस से लिक्विड बनाना चाहते हैं, फिर लिक्विड से सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो इस दौरान क्या होता है? अब कहते हैं इस दौरान भी दो फ्लैट कर्व्स आती हैं जो कि ज़ाहिर करती हैं एक कंडेंसेशन को और दूसरी ज़ाहिर करती है फ्रीजिंग पॉइंट को। पॉइंट ई जो है कहता है पॉइंट ई लिक्विफिकेशन पॉइंट कहलाता है, जिसको कंडेंसेशन पॉइंट भी बोला जाता है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस जो है वो लिक्विड में बदलना शुरू हो जाती है कूलिंग करने पर। कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विफिकेशन पॉइंट दोनों पॉइंट सेम होते हैं। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर। अब कोई बंदा आपसे पूछ ले कि वाटर का लिक्विफिकेशन पॉइंट बताएं क्या होगा, जाहिर बात है जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है वही उसका लिक्विफिकेशन पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग। कूल करने पर लिक्विड सॉलिड में बदलना शुरू हो जाता है। इट इज एट सेम टेम्परेचर एज अ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट भी अब उसी पे होता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें वो सिर्फ उसके फेज को चेंज करने में काम आएगा, बट इन ये दोनों इक्विलिब्रियम पर दोनों चीजें होती हैं। एज अ मतलब आइस जो है सॉलिड और दूसरी साइड पे लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट पे दोनों इक्विलिब्रियम में होंगी। जो टेम्परेचर मजीद हीट आ रही होगी वो सिर्फ उसके फेज को चेंज करेगी। गैस कूलिंग के दौरान क्या होता है? मतलब F से E तक अगर हम गए हैं, उस दौरान क्या है? टेम्परेचर फॉल्स, काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू होगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे। करीब आना शुरू होंगे तो उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होगी, फोर्सेस, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस बढ़ेगी। जब वो बढ़ना शुरू होगी तो लिक्विफिकेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट के ऊपर गैस लिक्विड में बदल जाएगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस वक्त तक जब तक पूरी की पूरी गैस लिक्विड में नहीं बदल जाती, मतलब कंडेंस नहीं हो जाती। कूलिंग, लिक्विड कूलिंग, जब आप लिक्विड को कूल करोगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लूज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। फिर एक वक्त आएगा काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो चुकी होगी पार्टिकल दूसरे के करीब आएंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी और इस पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और लिक्विड किस में बदल जाएगा? सॉलिड में, पर लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसके बाद सॉलिड को कूलिंग करेंगे, सॉलिड को कूल करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मजीद लूज हो जाएगी और टेम्परेचर उसका फॉल कर जाएगा। अब वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर मेल्टिंग पॉइंट कितना है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर स्टे 0 डिग्री सेल्सियस, आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड वाटर। अब कहता है 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा उस वक्त तक जब तक तमाम जो है हीट वो आइस कोहेसिव फोर्सेस को तोड़ नहीं देती। टेम्परेचर राइज अगेन फ्रॉम 0 to 100। आपने बॉइलिंग पॉइंट पे ले गए, उससे 0 से 100 तक कर दिया, कह रहे हैं उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा उस वक्त तक जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में बदल नहीं जाता। वो तमाम की तमाम इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को जो अब हीट प्रोवाइड करे वो उसको तोड़ने के काम आएगा। स्टीम पे क्या होगा? अगर इसका रिवर्स प्रोसेस देखें, स्टीम है हमारे पास पहले से मौजूद, हमने उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया और ये पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो जो स्टीम बनी होगी, जो वाटर वेपर्स होंगे, उसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा। इसीलिए जो प्रेशर कुकर की भाप है ना वो ज्यादा जला देती है अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल किया हुआ है। तो स्टीम कहता है उसका टेम्परेचर हम कम करेंगे और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। टेम्परेचर स्टेज 100 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त तक 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक पूरी की पूरी स्टीम लिक्विड वाटर में नहीं बदल जाती। फिर टेम्परेचर का मजीद कम करेंगे और 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आएंगे, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे उस वक्त तक रहेगा जब तक पूरे का पूरा लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब पूछ रहे हैं जी, व्हाई डज अ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस कोज, अब वाटर वेपर की बात हो रही है, कोज मोर सवियर बर्न्स देन लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, लिक्विड वाटर कम बर्न करता है पर लेकिन जो स्टीम है वो ज्यादा बर्न करती है। तो इसकी सिंपल सी रीजन यही है कि जो वाटर वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो होता है बट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर के। टेम्परेचर सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसीलिए वो लीव करके गए हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उससे अबव हुआ तो फिर वो लीव करके दूसरी स्टेट में बदले और उनके दरमियान जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज है वो क्या है? कम है, जबकि जो लिक्विड है उसके अंदर इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज ज्यादा हैं, तो इसलिए ये ज्यादा बर्न करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन भी इसमें होगा। वाई डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स, कॉटन क्लॉथ्स पहन के क्यों हम समर में कंफर्टेबल फील करते हैं? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी एक्सरसाइज है। डिड यू नो में है, कहता है कि टेम्परेचर सिर्फ वो फैक्टर नहीं है
हम तो सोचते थे ना किसी चीज को कन्वर्ट करना हो, सॉलिड से लिक्विड में जाना हो, लिक्विड से गैस में जाना हो, तो सिर्फ टेम्परेचर अलोन नहीं है उसकी फिजिकल स्टेट को बदलने के लिए, ये डिपेंड करता है बाय वेरिंग प्रेशर, प्रेशर को वेरी करने से भी हो सकता है, या टेम्परेचर को बदल दें, या प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बदलने से भी साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। आइस मेल्टिंग बाय प्रेशर, क्या हम प्रेशर की मदद से आइस को मेल्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन द हैंड्स ऑफ अ स्नोबॉल मेकर द इंक्रीज प्रेशर लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कम हो जाएगा, कॉजिंग इट टू मेल्ट एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे भी वो मेल्ट होना शुरू हो सकता है। तो मतलब कहने का ये कि प्रेशर भी डिपेंड करता है। अगर प्रेशर को हमने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, पर लेकिन अगर टेम्परेचर -2 है, -3 है, लेकिन हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो -1 -2 पे भी मेल्ट होना शुरू हो सकती है। लिक्विफाइंग अमोनिया गैस, अब ये कॉन्सेप्ट थोड़े से एडवांस हैं, मेरे ख्याल से 10th में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बट अगर आ गया तो पढ़ना तो है। लिक्विफाइंग अमोनिया गैस, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लिक्विफाई करने का मतलब ये है कि गैस को लिक्विड में बदलना है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और -34 डिग्री सेल्सियस पे। अल्टरनेटिवली अब क्या कहते हैं, इसको लिक्विफाई किया जा सकता है कितने टेम्परेचर पे, -34 पे, मतलब गैस से लिक्विड में बदला जा सकता है इन दोनों कंडीशंस के करते हुए। कहता है क्या करें, इट कैन आल्सो बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर ऑफ 1 मेगापास्कल। प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर कितना कर दिया, एटमॉस्फेरिक से 1 मेगापास्कल कर दिया। रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर पहले कितना था, -34 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई हो रहा था, मतलब हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा कम कर दी टेम्परेचर डिक्रीज करने से। अब हमने टेम्परेचर डिक्रीज नहीं किया, बल्कि हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से हमें टेम्परेचर सिर्फ कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। शोइंग प्रेशर अलोन कैन कॉज लिक्विफिकेशन, ये ज़ाहिर करता है कि प्रेशर अलोन भी लिक्विफिकेशन कर सकता है। अब वो उसके दौरान ये फ्लैट कव्स के बारे में बात थी, बी टू सी और डी टू ई। ये कहता है हीटिंग कव्स हैं जिस दौरान जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो वो सिर्फ फेज को चेंज करती है, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगी या लिक्विड से गैस में बदलेगी, उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी। Phase change materials are used in thermal regulation such as in clothing or building insulation to store and release thermal energy, taking advantage of latent heat absorbed or released during state changes। अब कह रहा है कि PCMS फेज चेंज मटेरियल्स ये इस्तेमाल किए जाते हैं थर्मल रेगुलेशन में, कपड़े जब पहनते हो उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बिल्डिंग में इंसुलेशन भी की जा सकती है, ताकि आपका जो रूम है वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म ना हो और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा ना हो, तो वो सारा भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि लेटेंट हीट अब्जॉर्ब्ड और रिलीज स्टेट चेंज के दौरान जो होती है वो सारा इसमें आ जाएगा। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको हीटिंग और कूलिंग कर्व्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।